अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है और इस बहरान से निकलने के लिए लगता यही है कि अब वाहिद रास्ता यह है कि मज़ाकरात हों। लेकिन मज़ाकरात के हवाले से फरीकैन में बदएतमादी इस कदर बढ़ी हुई नजर आती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी फरीक दूसरे फरीक पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। BNP बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबरा अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने पैगाम ये दिया है कि अब कुर्सी वाले पहाड़ वालों से खुद बात करें, दरमियान में वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, पाकिस्तान का मरकजी सियासी मंजरनामा, लगता यही है कि हल किसी के पास नहीं और ना ही हल तलाश करने के लिए कोई संजीदा कोशिश की जा रही है। आज सरदार अख्तर मेंगल ने जो अपने इस्तीफे में लिखा उसको पढ़ के कोई भी पाकिस्तानी हो वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरत हाल लगता यह है कि हुकूमत या तो ठीक करने में संजीदा नहीं है या इसके हवाले से उनके पास वो स्किल मौजूद नहीं है कि जिसमें वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकें। सरदार अख्तर मेंगल ने अपने इस्तीफा का ऐलान हुए कौमी असम्बली के बाहर आज जो गुफ्तगू की, सुनिए। जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का बिलखुसूस बलोचिस्तान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूंगा। वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था वो हक शायद मैं अदा न कर सकूं। इसलिए क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। सरदार अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि उन्होंने कोशिश की लेकिन इख्तलाफ की सियासत की गुंजाइश लगता है कि अब पाकिस्तान में नहीं रही और इस हवाले से अगर एहतजाज किया जाता है तो फिर उसके जवाब में हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है, उसके जवाब में हम लोगों को खामोश करवा दिया जाता है या फिर हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर इससे भी बुरी सूरत हाल का सामना होता है कि हमें कत्ल कर दिया जाता है। ये वो संगीन बातें हैं जो सरदार अख्तर मेंगल ने आज अपने इस्तीफे में कही और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जानिब से एक मिक्स्ड मैसेजिंग जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से हो रही है। मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि जो हुकूमत की हकूमती जमात है, जिसकी हुकूमत है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो ये कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात के हवाले से एक मैसेज तो आया कि मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मंसूब करके, लेकिन उसके बाद पार्टी नीचे से डिवाइडेड नजर आती है। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से उन्होंने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली क्या बात की, सुनिए। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक 9 मई का एहतसाब नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और दूसरी तरफ एक और वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी भी तसव्वुर होते हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। क्या कहा राना सनाउल्लाह? और इसी तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक 5 दिन बाद 8 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से भी हुकूमत की जानिब से अभी तक वेन्यू नहीं दिया गया इंतजामिया, इस्लामाबाद इंतजामिया, और एक मिक्स मैसेजिंग इस हवाले से भी है कि क्या इस जलसे के राह में रोड़े अटकाए जाएंगे या फिर ये जलसा आसानी से करने दिया जाएगा। इन तमाम मामलात और पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पहले हिस्से में प्रोग्राम के ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, सीनियर सियासतदान। दुरानी साहब, आपने लगभग अब 1 साल हो गया मुज़ाकरात का झंडा लहराया था और आपकी जो गुफ्तगू थी आगाज में उससे एक बड़ी होप नजर आती थी कि पाकिस्तान जिस दलदल में एक सियासी तूफान है उसका शिकार है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, इससे निकलने का रास्ता कोई जो है वो मिल जाएगा इन मुज़ाकरात के नतीजे में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुज़ाकरात अब तक की अब जरा कहानी बताएं कि क्यों नहीं हो पाए, जबकि हर किसी से जब आप प्राइवेटली बात करते हैं तो उनकी राय में आखिरकार इस मामले को मुज़ाकरात की मेज पर हल होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सब मतलब जो मुज़ाकरात का है, जब बात की थी 1 साल पहले, उस वक्त तो ये एक मायूब सी बात तस्वर हो रही थी, लेकिन आज ये है कि हर कोई ये बात तो कर रहा है और हर एक इस बात को मसले का हल भी समझ रहा है और मफाहमत के रास्ते ढूंढने का अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है।
आज की सूरत पे आ जाते हैं। मैं माजी के जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उनसे गुजरते हुए मैं स्ट्रेट आज का जो हालात हैं इसके ऊपर फौरी तौर पे आके कमेंट करना चाहूंगा जी। कि इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो पीएमएलएन की तरफ से हुई है कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ये क्लियर कट बताया है कि वो पीटीआई के साथ और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के साथ जो है एक डायलॉग चाहते हैं जिसमें मफाहमत का रास्ता निकले, और वो इस इशू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को बाहर रखते हुए ये डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब खुद भी इन सियासी मामलात में इन्वॉल्व होने के लिए राजी नजर नहीं आती। सही। लेकिन इस वक्त जो उन्हें सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट जो मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है या उन्हें मज़ाहमत मिल रही है, वो उनकी अपनी पार्टी से मिल रही है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो इक़्तिदार पे काबिज ग्रुप है वो ये समझता है कि जो ही मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उनका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम के जो वुज़रा हैं वो जो ही निकलते हैं वो अपनी ही गलती को अपने लिए जवाब बना लेते हैं। 9 मई का जो वाकया था उसमें किसी को कोई सजा 1 साल और 2 महीने गुजरने के बावजूद ना दिलवाने और उसका इस्तफासा तक मुकम्मल ना करने के मुजरिम जो है वो इतनी ढिठाई से खड़े होके उसी वाकये को अपने लिए जवाब बनाते हैं। उनकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरीके से इस इशू पे पीटीआई और फौज, अवाम और फौज को बाहमी दस्तों गिरेबान करते हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम हुए और इसमें हमने भी अपना रोल प्ले किया, सबने पूरी दानिश ने अपना रोल किया। लेकिन बहुत से ऐसे दानिश्वर थे जो कि मुसलसल लड़ाने के चक्कर में जो है वो पूरी कौम को कि जी 9 मई के मुजरिमों को जब तक माफी नहीं मांगेंगे। भाई मुजरिम बनाएगा कौन? हुकूमत ने बनाना होता है, वो बना नहीं रही तो कैसे उन्हें मुजरिम कह रहे हो ख्वाजा साहब? कोई हया होता है, कोई शर्म होती है, कोई खौफ होता है। या आप उन्हीं का जुमला उनको लौटा रहे हैं, लेकिन आपकी जो बात है, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू से तासुर ये मिल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बड़े भाई और छोटे भाई का सफा एक नहीं है, और गालिबन छोटे भाई और उनका ग्रुप जो है वो पार्टी की डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर चुका है, उस पर असरअंदाज हो चुका है कि नवाज शरीफ कह भी दें कि मुज़ाकरात हों, सबके साथ हों, तो फिर ये ग्रुप नहीं करने देगा। अभी तक यही कोशिश वो कर रहा है। वो जैसे वो नहीं होते बच्चे सड़क पे टांगे फैला के लेट जाते हैं कि हम नहीं जाने देंगे, इस वक्त यही कैफियत है। लेकिन मैं अब आपको अगला सियासी मंजरनामे के बारे में भी अपना वो एक अंदिया दे दूं। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई पार्टी, दुख तो उसको होता है जिसका एसेट होता है ना, उनका ये पॉलिटिकल एसेट है। वो आज ये देख रहे हैं कि अगर 2-3 महीने इसी किस्म के मामलात चलते रहे तो ये हुकूमत जो आज हुकूमत के शौक में मतलब भागी जा रही है ये भी नहीं रहेगी, और मैं सियासी तौर पे भी इस मुल्क में खत्म हो जाऊंगा और मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा। नवाज शरीफ अगर अपना सियासी असासा लुटते देखकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं, तो उनकी पार्टी के जो लोग जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनका ये कहना है कि हम इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन या उनकी जमात से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमें और हमारे साथ मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर एक जायज़ एतराज ये भी आ रहा है कि वो सियासतदानों के साथ गालिबन बैठने के लिए तैयार ही नहीं है? सियासतदान देखें, सियासतदानों के साथ तो बैठा जा सकता है, कब्जा ग्रुपों के साथ तो नहीं बैठा जा सकता। इस वक्त देखें, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम और आइन को बचाना है तो इस वक्त की चारों असम्बलियां और कौमी असम्बली जो है वो एक गैर मुंतखब असम्बली है। इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है वो एक गैर मुंतखब हुकूमत है, और मैं अगर मेरे से आप बोल्डली पूछो तो मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि अख्तर मेंगल के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए। देखें, माजी में पीटीआई इस्तीफे देती रही है, अब वक्त आ गया है कि मुल्क
की जो बुनियादी असास पर यकीन रखने वाली सियासी पार्टियां हैं, वो मुल्क के मफाद में जो है वो इस नकली असेंबली को मानने से इनकार करें और अवाम के साथ यकजहती में खड़े हो जाएं। इस तरह करेंगे तो इनकी सियासत भी बच जाएगी और मुल्क भी बच जाएगा। और अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर इनकी पार्टी में सिर्फ थानेदार रह जाएंगे और अवाम सारे निकल जाएंगे। आपको लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनी सीट से इस्तीफा दे देंगे? अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो सबको याद होगा 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात विक्ट्री स्पीच तैयार थी, लेकिन फिर वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से रवाना हुए, जाती उमरा पहुंच गए और अगली शाम जब वो बालकनी पे नमूदार हुए तो वहां पर उन्होंने एक मशहूर जमाना विक्ट्री स्पीच की। वो विक्ट्री स्पीच ना करते मियां साहब, अगर आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें, आपको लगता है वो इस्तीफा देंगे? देखिए, बातें जल्दी समझ आ जाती हैं। मैंने तो उस दिन कहा था, मैंने मियां साहब की उस तकरीर के ऊपर मैंने उस दिन कमेंट किया था कि मियां साहब की तकरीर विक्ट्री थी और उनकी शक्ल डिफीट थी। मतलब ये है कि उनके चेहरे पे लिखा हुआ था कि वो ये हारे हुए इलेक्शन की कामयाबी की तकरीर कर रहे हैं। गलती इंसान से होती है, जो बड़े लीडर होते हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करके उनकी इस्लाह करके आगे बढ़ने के रास्ते निकालते हैं। जब आप मफाहमत करते हैं, मफाहमत का क्या, भुट्टो साहब ने 1977 में जब ऑपोजिशन के साथ डायलॉग किए थे तो उन तमाम पार्टियों को जिनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमे और गद्दारी के मुकदमे और क्या क्या कुछ जिन पे जेलों में तशद्दुद किया था, उनको लाके सामने बिठाया था और उनसे उन सीटों पे बात की थी जिन पे वो कभी बात करने को तैयार नहीं थे। सियासत जो है वो हकीकत और अवाम की राय के आगे सरनगू होने का नाम है। आज अगर मियां साहब सियासत का, मैं तो बल्कि कहूंगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने पहले मशवरा दिया था, पीपल्स पार्टी में बाज डेमोक्रेटिक ब्रेन्स हैं, उन्होंने मशवरा दिया था उनके सेक्रेटरी जनरल ने कि जी अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही तो इन्हें चाहिए कि वो असेंबलियों को तोड़ दें। मैं समझता हूं कि तोड़ने के बजाय अख्तर मेंगल ने एक रास्ता बनाया, मियां साहब उस रास्ते पे चलते हुए और उनके तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो इस्तीफे दे के मुल्क में नए इलेक्शन की तरफ बढ़ने का ऐलान करें और उससे मुतालिक जितनी भी आईनी इंप्रूवमेंट्स हैं और तरमीम है और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को यकीनी बनाने के जितने रास्ते हैं उनका रास्ता खोलें। इस वक्त टकराव कोई रास्ता नहीं है। ये अपने तौर पर जाहिर है कि एक बड़ा संजीदा सवाल है। मुझे एक ब्रेक पे जाने साथ रहिए मोहम्मद अली दुरानी साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, आपने कहा कि मियां साहब ने ये इंदिया दिया है कि बातचीत हो जाए और उसमें इस्टेब्लिशमेंट या इदारे जो हैं वो शामिल ना हों, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनकी अहमियत और उनकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हमने तो सिर्फ उससे मुज़ाकरात करने हैं जिसके पल्ले कुछ हो, हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है। अब मामला यह है कि आपको लगता है कि ये गुंजाइश या ये एपिटाइट, ये प्यास, ये भूख हमारे इदारों में भी मौजूद है कि इसका कोई मुज़ाकरात से हल निकाला जाए, या फिर जो कुछ लोग कहानी सुना रहे हैं कि सितंबर का महीना सितमगर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वही सोच अभी तक मौजूद है? देखें जी, सितमगर तो अब और क्या होगा। सितमगरी तो हमने फांसी तक दे ली मुखालफीन को, हमने जेलों तक में डाल दिया, हमने तशद्दुद भी कर लिया, सब कुछ कर दिया, और क्या सितमगरी होती है? बाद में माफी मांगनी पड़ती है सितमगरी के बाद। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो सितंबर का महीना है, अल्लाह करे ये महीना इस हुकूमत और इस मुल्क के लिए सितमगर साबित ना हो। हमें इस मुल्क के लिए और इवन इस हुकूमत को अपनी सियासत, देखिए सियासी पार्टियां असासा होती हैं, ये हुकूमत में बैठी हुई जो सियासी पार्टियां ये इस वक्त खुद कुछ ग्रुप बन चुके हैं, ये अपनी सियासत को अपने हाथों से दफन कर रहे हैं और इनके अपने वुज़रा जो है, बंगाली साहब ने क्या कहा, मईशत क्या कह रही है, पूरी दुनिया क्या कह रही है, चीन आपको क्या कह रहा है, IMF आपको क्या कह रहा है, आप एक गूंगे, बहरे और अंधे इंसान की तरह आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, सवाए इसके कि आपको अपना इक्तदार नजर आ रहा है उस बादशाह की राज जो बगैर कपड़ों के बैठा हुआ था। इस वक्त की सूरत हाल में मैं समझता हूं कि सियासी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और वो सियासी सेंस PTI का जहां तक ताल्लुक है, मैं गारंटी कर सकता हूं
कि ये फॉर्म 45 पे डिस्कशन ओपन करें, पीटीआई इनके सामने आके बैठे। इसमें मामला यही है कि जब हम हुकूमत के लोगों के सामने ये बात रखते हैं, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने शराइत रखी हैं। शराइत में एक है कि सियासी मुकदमात खत्म कर दिए जाएं, सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। यहां तक तो हुकूमत कहती है कि बिल्कुल ठीक है, ये कर ले, हम बातचीत शुरू कर लेते हैं। जब बात ये आती है कि वो कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक 8 फरवरी को चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दिया जाए, उसके जवाब में हुकूमत कहती है कि इसका मतलब यह है कि वो अडियाला जेल से बाहर और हम अडियाला जेल के अंदर होंगे। ये अंदर होंगे मतलब ये है कि ये हुकूमत है या कोई खौफ ज़दा एक छोटे छोटे जानवरों का गिरोह है, कोई भागते हुए मतलब किसी चीजों का। भाई आप हुकूमत है, आपने किसी को अडियाला जेल में डाल के क्या बिगाड़ लिया? 1 साल के अंदर उसको आपने एक 6 फुट के लीडर से 12 फुट का लीडर बना दिया। अगर तुम्हें कोई डालेगा तुम भी 12 फुट के हो जाओगे। देखो जेलें जो होती हैं वो लीडरों का कद छोटा नहीं करती, बड़ा करती हैं। और जेलें जब जुल्म की बुनियाद पे रखी जाती हैं तो उससे सियासत बढ़ती है। अभी तक 1 साल 1.5 का पिछला उठा ले, हुकूमत ने अपने सरकारी खर्चे के ऊपर जो है अपनी ऑपोजिशन पार्टी को जो है एक पूरे मुल्क के अवाम की दिलों की धड़कन पीटीआई को बना दी है। और आगे बढ़े आप, इस वक्त 70% से 80% तक एयर टाइम टीवी का, तमाम जो मीडिया का, वो जो है वो एक पार्टी को मिल रहा है और वो पीटीआई है। क्योंकि हुकूमत भी उन्हीं को प्रोजेक्ट करती है, वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। हर घंटा घर जो है वो एक पार्टी बनी हुई है, एक फर्द बना हुआ है। उसको 804 कह लें, उसको इमरान खान कह लें, उसको पीटीआई का सरबरस्त कह लें, कुछ भी कह लें, और आप बना रहे हैं। मतलब यह है कि अगर इस वक्त हुकूमत होश के नाखून ले, देखें पहली बात यह 8 फरवरी के इलेक्शन मुतनाज़िया ही नहीं बल्कि वो गैर जिसे कहते हैं कानूनी इंतखाबात थे कि उससे पहले जो डिस्टॉर्शन हुई उसके बाद कोई इंतखाब जो है वो जायज करार नहीं पा सकता पूरी दुनिया के अंदर। नंबर 2, 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो इलेक्शन मजीद मुतनाज़िया हो गए। और इन दोनों चीजों की मौजूदगी में अगर इस मुर्दे को आप जितने दिन चाहें फ्रीजर में रख लें लेकिन ये जिंदा नहीं होगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म आपने इस्तेमाल किया। आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त निजाम है, ये एक मुर्दा है और इसको फ्रीजर में रखने से सिर्फ ये यानी कि गले सड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें जिंदगी नहीं लौट सकती जनाब। ये उस जानवर की तरह है जिसको अगर कुएं से ना निकालें तो कुआं पाक नहीं होता। ये नहीं चल सकता। देखिए इस वक्त मैं वाहिद उन सियासतदानों में से एक हूं जो कि आपको पता है कि इलेक्शन के पहले से ही सिर्फ और सिर्फ मफाहमत के लिए और इलेक्शन के लिए काम है, किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहा। मैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है बुनियादी तौर पे काम कर रहा हूं। और उसका तकाजा ये है कि हम फौरी तौर पर इन हकीकतों को तस्लीम कर लें। लेकिन लास्ट ईयर जब आपने ये एफर्ट स्टार्ट किया उस वक्त कहीं ना कहीं तासुर ये था कि शायद आप की इस तमाम एफर्ट के पीछे राब्ता जो है वो आपका कहीं ना कहीं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। लेकिन जब से गुज़श्ता कुछ अरसे से अब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको कहीं ना कहीं कोई राब्ता, कोई नॉड मौजूद है इस किस्म की, या फिर आपका ये सोलो एफर्ट है, बिल्कुल अपने तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं? जब मैंने पिछले साल शुरू किया था तो आप तुरंत हमारे सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि द्वानी साहब ताड़े पीछे कोई है? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मेरे पीछे तो यार सिर्फ मेरी अपनी विल और मेरे मुल्क का मफाद है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो होगा। फिर वो चेक करके आए तो उन्होंने मुझे आके बताया द्वानी साहब ताड़े पीछे तो वाकई कोई नहीं है। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था। भाई मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त पूरी कौम की सोच, पूरी अवाम, मुल्क के इदारे, और मैंने इलेक्शन वाले दिन ये बात कही थी कि अगर अवाम साथ ना हो तो अदालतें और इदारे ज्यादा अरसा तक उस हुकूमत की पुष्ट पे नहीं राख करते जो अवाम के अंदर काबिल कबूल ना हो। आज मैं वजाहत से कह देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर हुकूमत के गैर जरूरी पुष्टपनाही से पीछे हटके वो पाकिस्तान के मफाद तक अपने आप को महदूद कर चुकी है। आज की अदालतें जो हैं वो इस वक्त अवाम के वजह से और अपने ज़मीर की वजह से ज़मीर के फैसलों की तरफ बढ़ रही हैं।
अब हुकूमत ने पहले कोशिश की किसी तरह फौज को और अवाम को लड़ाए, उसमें नाकाम रहे। उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ और सिर्फ इन लिमिट्स में रहेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने जो इन्होंने अब सहाफती क़यादत पैदा की है सियासी, जो कि बैठ के सियासी थेरीज पेश करते हैं चैनलों के ऊपर, उनके जरिए ये तासुर बनाने की कोशिश की कि जी फौज तो आ रही है और पीटीआई को खा जाएगी। उसमें भी इन्हें नाकामी हुई। फिर अब जो अगला इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जी हम एक्सटेंशन दे के जजों को डिस्टॉर्ट करके हम अदलिया को अपने कंट्रोल में करके अदलिया के जरिए जो है हम अवाम को दबा लेंगे। नहीं होगा ये। देखें, ये तारीख का पहिया है जो आगे बढ़ चुका है, ये खुद इसके नीचे आ जाएंगे। ये मैंने बताया कि ये फ्रीजर में पड़े हुए मुर्दे हैं जिनको जो एक जिंदगी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिल सकती। अब जो है रास्ता वो है जो मियां, आज भी मैं कहता हूं कि मियां साहब आप इनको कह रहे हैं कि ये मुर्दा खाने में पड़ी हुई लाशें या फ्रीजर में पड़े हुए मुर्दे हैं, लेकिन वो जिन जजेस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये काली भेड़ें हैं। जिन जजेस के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये बेज़मीरों का टोला है, इसको हम आहनी हाथों से निपटेंगे। उनको एक्सटेंशन देने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब भी उस हवाले से एक प्यास मौजूद है, उसका इजहार जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया कि वो चाहते हैं कि अगर सबको मिलती है तो मुझे भी मिल जाए। देखें जी, मैं आप उनको भी यही कहूंगा, इनको भी यही कहूंगा कि जस्टिस मुनीर जो होते हैं ना, वो तारीख में जिंदा नहीं रहा करते। हाँ, कार्नीलियस जरूर जिंदा रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को किसी नए जस्टिस मुनीर की या जस्टिस मुनीरों की फौज की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर हमें जरूरत है तो हमें बाकिरदार, कम से कम इंसाफ पर चलने वाले जजिस की जरूरत है, जिनके माथे के ऊपर मफाद का टीका ना लगा हो, जिनके सर के ऊपर मफाद की टोपी ना चढ़ी हो। वो उनकी इस वक्त कौम को जरूरत है। और अगर वो देखिए, मैं तो कौम की बात कर रहा हूं, मैं मुल्क, देखिए हम कितने बड़े चैलेंजेस से दहशतगर्दी के आज पर आजमा है। हम KPK में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, मुल्क के पंजाब में मईशत का हाल देख लें। लोगों के बिलों के लिए 5-5 लोग, 5-5 बच्चों के बाप अपने बच्चों को जहर दे के जो है खुदकुशी कर रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं और आप किस खेल कूद में मसरूफ हैं? आप क्यों नहीं मुल्क का सोचते, क्यों नहीं आम आदमी का सोचते, और क्यों नहीं आप मुल्की मफाद के लिए अपने जाती मफाद की कुर्बानी दे रहे? आज बैठे मेज के ऊपर, PTI भी तैयार है। हाँ, डील नहीं होगी। अब डील देखें, भुट्टो ने भी डील नहीं की थी, इमरान खान भी डील नहीं करेगा, ये मैं प्रोडिक्ट करता हूं। सही। हाँ, इन बिटवीन सारे डील करके आते जाते भागते दौड़ते रहे हैं, लेकिन वो डील नहीं करेगा। डील ना करें, ना कोशिश करें, और ना ही ताने दें। डील ना करें, ताने ना दें, मुर्दे को फ्रीजर में रखते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। शेख रुहेल असगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, सीनियर सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर, खासतौर पर जो गुज़श्ता 48 घंटों से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर राय जानेंगे शेख रुहेल असगर साहब की। रुहेल असगर साहब, अभी आपके साथ गुफ्तगू से पहले, इससे पहले सेगमेंट में मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त अपना सियासी असासा अपने सामने लुटते हुए देख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसमें गुज़श्ता चंद महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप एग्री करते हैं इस बात से कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना सियासी असासा लुटते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने? मैं बस एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे क्या कहा था आपने, सीनियर रहनुमा? मैं या सीनियर कोई नहीं हूँ, बस उम्र ज्यादा हो गई इसलिए लगता हूँ, और इतना मेरे में शऊर भी नहीं है। पर आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल किया मुझसे। मैं अपने अच्छे से ये बात कह रहा हूँ, अब अगर समझ लें तो बेहतर रहेगा, नहीं समझेंगे तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में मियां साहब को पहले ही काफी देर हो गई, उनको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा इस मामले में, और एक्टिवली अपना जो है ना रोल अदा करना हो। खामोशी
नुकसान तो सियासी तौर पर नुकसान तो होगा मियां साहब का और सियासी जमात का भी, और जो मियां साहब के साथ जुड़े लोग हैं, वो एक दो तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनका भी सियासी नुकसान, क्योंकि सियासत किसी का इंतजार नहीं करती, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। सियासत में आप जो फैसले लेते हैं, फैसलों को बहुत जल्द लेना चाहिए, मशावरत करने के बाद अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप अपना समझते हैं कि उनमें शऊर है, अक्ल है, फहम है, उनकी सोच अच्छी है, तो उसके लिए उनसे मशवरा करके फौरी तौर पे आप अमल करना चाहिए। और अगर आप उस पर अमल नहीं करते, देर हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि फिर आप बहुत पीछे रह जाए। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मियां साहब को उन्हीं की पार्टी ने बड़ी हद तक महदूद कर दिया? आप तो कह रहे हैं कि वो एक एक्टिव किरदार अदा करें। क्या मियां साहब की ये ख्वाहिश होगी कि मोहसिन नकवी उनकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हों? क्या उनकी ये ख्वाहिश होगी कि मोहम्मद औरंगजेब उनके फाइनेंस मिनिस्टर हों? क्या ये मियां साहब की ख्वाहिश होगी कि जो जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, इस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि आपके वजीर दाखिला, वजीर खजाना, आपके इकोनॉमी कहते हैं ना, फाइनेंस, वजीर फाइनेंस जो है, मुआशियात, अगर अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो हो जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर फर्ज कीजिए मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लूं, ये कहीं से इंडक्ट किए गए हैं, तो माफ कीजिएगा, मोहसिन नकवी तो मुझे रिजर्वेशन है, वो जो ऑलरेडी थोड़े दिन पहले जो बयान दिया था, मुझे याद है, उनका बयान पढ़ के मुझे अपनी जवानी याद आ कि मैं जब काउंसलर होता था, इस किस्म के बयान देता था। SHO की मार है। बस वो मैं बता रहा हूँ ना, अब कोई बंदा, मैं उसके बाद मैं पढ़ रहा था, तो ये कह रहे थे स्लिप ऑफ टंग। देखें, बात ये है कि स्लिप ऑफ टंग जो है वो इस मकाम पे स्लिप ऑफ टंग जो है वो होना मुनासिब नहीं है। और एक बात और ज़हन में रखें कि उनके पास दो बड़े अहम ओहदे हैं। अभी तो आज फिर आप शर्मिंदा हुए ना, जो दूसरा ओहदा उनके पास है, उसमें तो अभी ताज़ा शर्मिंदा हुए आप। सर सिर्फ शर्मिंदा नहीं, हमने तो इस पर गुफ्तगू भी नहीं की। ये जो कुछ बांग्लादेश के साथ, वो तो सूरत हाल जो है वो आपके इल्म में है कि क्या हुआ पहले मैच में, फिर आज दूसरे मैच में जो नतीजा आया। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती है। मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती है कि अब पता नहीं अब आप इसको कैसे लेंगे। कल मैं एक प्रोग्राम में था, वो हमारे वो एक क्रिकेटर हुआ करते थे, दो भाई थे, एक वसीम राजा और एक थे रमीज राजा जी। रमीज राजा साहब PCB के चेयरमैन भी रहे, और वो बड़े अच्छे होते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं। मुझे उन्होंने कोई दिखा रहे थे, अपने वो क्लिप्स दिखा रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये कैच होगा या 6 होगा। मैंने कहा ये मारा है आसिफ अली ने, ये स्ट्रोक खेली आसिफ अली ने, कि आसिफ अली के बाजुओं में इतना दम नहीं है कि वो बाउंड्री से बाहर गेंद को फेंक दे, और वो कैच था। तो रमीज राजा बड़े परेशान हुए, कह रहे थे आपको कैसे पता यार? मैंने कहा इतना तो मुझे भी समझ बूझ है ही थोड़ी सी बहुत। तो यही अभी हमें बताएं कि जो मियां साहब के स्ट्रोक्स हैं वो मैदान से बाहर जाने की सलाहियत रखते हैं, या मियां साहब ने भी अब कैच आउट ही होना है? मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, मियां साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां साहब जो है वो एक खुशकिस्मत इंसान, और उनके जो फैसले होते हैं या जो उनके वो इक़दामात उठाते हैं, वो देखने में बड़े आम से होते हैं, बड़े अजीब व गरीब किस्म होते हैं। आपको पता होगा, जब वो तकरीर करते हैं तो वो लोगों से भी पूछ लेते हैं, ये उनका स्टाइल है, सादा स्टाइल है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं आज तक ये बात समझने से कासिर हूं, अंदरून हो या नवासी के साथ, नवासी बात इधर उधर हो जाए तो इस जमात को लगे आप। और दूसरी बात ये जो बड़ी अहम है, वो बैरूनी दोस्त भी उन पर बहुत ज्यादा इत्मीनान करते।
आप क्यों करते हैं? आपको ज्यादा मेरे से पता होगा, क्योंकि आप बड़े अक्लमंद लोग हैं। आपको, आपकी तो नजर बहुत दूर तक जाती है। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि बैरूनी दोस्त भी मियां साहब पर बड़ा एतमाद करते हैं, तो अब जाहिर है कि हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की है। अभी जो बैरूनी दोस्त हैं, चाहे वो चीन हो जिसके बारे में वो कहते हैं कि सदर शी जिनपिंग ने CPEC का तोहफा मियां साहब के लिए दिया था, सऊदी रॉयल फैमिली है, कतर है, UAE है, उनसे हमें जिस सपोर्ट की तवक्को थी वो तो नहीं मिल रही मियां साहब की हुकूमत को। काफी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि शहबाज से शायद कंफर्टेबल नहीं है, या शहबाज की जो आनियां जानी है उससे वो मेरे ख्याल में 6 महीने में उन्होंने किसी भी आपके दोस्त से, इवन टर्की ने भी आपके साथ मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुस्बित कोई ऐसी बात नहीं की आपके साथ। और ये जाए कि कतर वाले करते हैं, या सऊदीया वाले करते हैं, या चाइना वाले करते हैं, या बाकी और जो ममालिक हैं वो करते हैं। मेरे ख्याल में शायद मियां साहब के साथ उनका कोई ऐसा एक है, क्या उसको आप कहेंगे, केमिस्ट्री मिलती है यार उसकी बात, ये मेरा अपना ख्याल है। सर, वो केमिस्ट्री अभी नजर नहीं आ रही, या तो फिर मुस्लिम लीग नून को खुद ही डिसाइड कर लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली किसके हाथ में? मियां साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें तमाम सियासतदानों के साथ बशमूल PTI, नीचे पार्टी के अपने वुज़रा, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे, और जो उन्होंने टोन इस्तेमाल की वो बहरहाल वो नहीं थी जो बड़े मियां साहब ने बात की थी। अच्छा, मैं वैसे ही आपको अर्ज कर दूं कि ये असल पे हम लोग इतने काबिल हैं कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमें और किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। मतलब देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, आसिफ वजीर दिफा है जी, उसकी दिफा की बात करनी चाहिए यार। तो तुम रॉकेट की बात करो, तुम कोई बम की बात करो, तुम कोई टैंक की बात करो, तुम कोई फौज की बात करो, तुम फौज के मामलात की बात करो, जो शोहदा है उनकी बात करो। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है? तुम इतने अक्लमंद होते तो तुम्हें बैंक वाले छोड़ते, तुम आज वहां पे बैंक के प्रेसिडेंट होते और लोग तुम्हें हाथों हाथ लेते। तुम आज उसकी जगह पे कौन है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी जगह तुम फाइनेंस मिनिस्टर होते। पता नहीं क्यों हम मतलब दूसरों की मामला में टांग अड़ाना कोई अपना वो क्या कहते हैं ईमान समझते हैं, और ईमान की हद तक ये बात करते। आपका तल्लुक नहीं है, आप स्पोक्समैन नहीं है, ना आप हुकूमत के स्पोक्समैन है, ना आप पार्टी के स्पोक्समैन है। फिर क्या जरूरत है अपनी, आपने अपने एक अकल और दानिश बखेरने की जरूरत क्या? मैं इस चीज के सख्त खिलाफ। सही। अच्छा, ये जो बात चल रही है कि मियां साहब गालिबन बहुत जल्द लंदन जाने वाले हैं इलाज की गर्ज से या फॉर व्हाटएवर रीजन, आपको लगता है कि मियां साहब अगर गए तो फिर वो वापस भी आएंगे, या जो 2019 की एपिसोड थी उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा? इससे भी मैं आपसी बात से इत्तेफाक नहीं करता यार। लंदन जो है वो जाना चाहिए, मौसम अच्छा है यार, और इलाज भी अच्छा होता है वहां पे। ये क्या बात हुई? मतलब अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो आप फिर बहस करेंगे, अगर नहीं जाता तब बहस करेंगे, अगर वो नहीं आता तब बहस करेंगे, अगर वो आ जाता है फिर बहस करेंगे। कहीं तो आप मतलब दम लीजिए, आप थोड़ा तौक़ुफ़ कीजिए, जा तो लेने दीजिए। अभी गए नहीं, जब टिकट बुक होगी आप सबको पता चल जाएगा, जब वो रवाना होंगे सबको पता चल जाएगा, जब वो नहीं आएंगे कुछ अरसे के बाद आपको भी पता चल जाएगा, फिर बहस करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में शायद वक्त का ज़िया है। और अभी आप थोड़ी देर पहले आप ये बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे ये करूंगा थोड़ी देर में, बस असल मुसीबत ये हमारे में सब्र नहीं रहा। हालांकि अल्लाह ने बार बार हमें सब्र की तलकीन की है, लेकिन फिर भी हम बस जरा सर सब्र तवील होता जा रहा है। मियां साहब जो है ना, उन्होंने गालिबन ये एनविज़िज किया होगा, उन्होंने क्या ये सोचा होगा? हमने तो इश्तिहार देखे थे 7 फरवरी को पाकिस्तान के तमाम अखबारात में, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, उसके बाद हम उन्हें देखते हैं कभी वो मॉल रोड पे तजावज़ात का जायज़ा ले रहे होते हैं, कभी वो तंदूर पे रोटी का वजन जो है वो चेक कर रहे होते हैं, कभी वो रेस्टोरेंट के ऊपर पतरियाटा में दौरा कर रहे होते हैं। आपको किस बात, नहीं आपको किस बात पे इतराज है?
आपको इस बात पे एतराज है कि वो रोटी का जायजा क्यों ले रहे हैं? लेने दें यार, क्यों नहीं लेना? रोटी खाने वाली चीज का लेना चाहिए। नहीं, मुल्क जो है वो आपके सामने है, मौशी बहरान का, सियासी बहरान का, कानूनी आईनी बहरान का शिकार है। उसमें एक बड़ी सियासी जमात का लीडर जो है वो जेल में है, एक बड़ी सियासी जमात का लीडर पहाड़ पर बैठा हुआ है, उसकी एक्टिविटीज मैंने गिनवा दी, और तीसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी, वहां पर अभी ये डिटरमिन नहीं हुआ कि उसके लीडर बिलावल हैं या जरदारी साहब। आप क्या चाहते हैं? कोई और लीडर पैदा कर लीजिए, फिर यही कर सकता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड हैं कि मियां साहब का जो किरदार होना चाहिए वही किरदार है उनका, वही अदा कर रहे हैं? मैंने अभी आपके सवाल के जवाब में यही कहा है कि मियां साहब को बहुत जल्द एक्टिव होना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने तो आपसे कहा बहुत जल्द एक्टिव होना चाहिए इससे पहले के। सही। या तो ये आप अपना जो सेगमेंट है ये कोशिश करें कि मेरी बात मियां साहब तक पहुंच जाए, और मियां साहब इस बात को सीरियसली ले लें, मतलब संजीदगी से लें और इस पे अमल करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला ठीक हो सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रुहेल हमारे साथ मौजूद थे। उनकी पार्टी के लोग भी अब मियां साहब को ये तजवीज़ दे रहे हैं कि उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको मरी के पहाड़ों से, गलियात से उतरकर पाकिस्तान के सियासी मैदान में एक लीडर के तौर पर किरदार अदा करना होगा। नाराज होकर बैठना या फिर अपनी गुफ्तगू में गुरेज रखना अब शायद ये ऑप्शन नहीं रहा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।